हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी मैं दीपक शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर। वीडियो से पहले मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है बिजनेस का जो पेपर आप करके आए वो बेहतर आपने किया होगा, और उसको और बेहतर करने के लिए इंडियन इकोनॉमिक हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो को छोड़ के अभी। ठीक है, पहले इंडियन कवर करेंगे फिर मैक्रो कवर करेंगे, तो जिनके यूजफुल है वो रुके, अदरवाइज आप स्विच हो जाइए। ठीक है, समय न बर्बाद करो भाई। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत आजादी के बाद कैसा भारत था, गुलामी के दौरान कैसा हमारा भारत था, और गुलामी के पहले का कैसा भारत था, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज ए कॉलोनियल रूल, पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल वो रूल होता है जहां पर एक कंट्री होती है रूलर और दूसरी उसकी होती है एज अ कॉलोनी। एक कंट्री राज करने वाली होती है और दूसरी उसकी क्या होती है, एज अ कॉलोनी होती है, जो उसके क्या करता है सर, अपने अकॉर्डिंग, जो रूलर कंट्री होती है अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, सारे इकोनॉमिक्स रूल एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करता है, अपने अकॉर्डिंग उस कंट्री को चलाता है। तो वो क्या हो जाती है सर, रूलर हो जाती है, और जो उसके अकॉर्डिंग चल रही होती है वो उसकी एज अ कॉलोनी होती है। लोग बोलते हैं ना, मेरी कॉलोनी में एक पत्ता, एक तिनका भी मेरे बिना हिल नहीं सकता है। तो बस सेम चीज समझिए, कॉलोनी क्या होती है। इट रिफर्स टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग रूलर। एक प्रकार का सिस्टम होता है दो कंट्रीज के बीच में, एक होती है रूलर एंड अनदर बीइंग एज अ कॉलोनी, दूसरी उसकी क्या होती है, एज अ कॉलोनी होती है। वो उसकी क्या होती है सर, कॉलोनी होती है। एंड रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी। रूलिंग कंट्री क्या करती है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है, बनाती है, अपने अकॉर्डिंग चलाती है। ये हमारे क्या कहलाते हैं सर, क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाती है। तो जहां पर कॉलोनियल रूल ही होता है, सॉरी, ठीक है, ये कॉलोनियल रूल कहलाता है हमारा। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, इन इंडिया एज अ कॉलोनियल रूल स्टे अराउंड 200 ईयर, अराउंड 190 ईयर प्लस 200 ईयर अप्रॉक्सिमेटली हम एज अ कॉलोनी काम कर रहे थे। 1957 टू 1947 तक हम एज अ कॉलोनी थे, अंडर विच ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट द इंडियन कंट्रीज। इन 200 सालों में करीब करीब भारत को ब्रिटिशर ने पूरी तरीके से बर्बाद किया, एक्सप्लॉइटेशन किया उनका, एंड इंडियन कंट्री, एंड फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द इंडिया, और अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंडिया को ऑपरेट किया, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंडिया को चलाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारा कॉलोनियल रूल क्या होता है, सिंपल भाषा में बताते हैं। एक कंट्री क्या होती है सर, रूलर होती है, दूसरी उसकी एज अ कॉलोनी होती है। जो कंट्री रूलर होती है वो क्या करती है, नई पॉलिसीज प्रोग्राम्स को अप्लाई करती है अपने किसके ऊपर सर, जिस कंट्री के ऊपर वो राज कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहता है, कॉलोनियल रूल कहलाता है। ये कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सर स्टैगनेंट इकोनॉमी। स्टैगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर हम बोलते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से जीरो हो जाए, जहां पर वो रुक गई हो। स्टैगनेंट पोजीशन मतलब वो धक्का देने पे भी ना चल रही हो, एकदम से रुकी हुई इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगनेंट इकोनॉमी बोलते हैं। स्टैगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है सर जो पूर्णतः से क्या होता है, जिसकी जीडीपी खत्म हो जाए, जिसका डेवलपमेंट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो, ये स्टैगनेंट इकोनॉमी मतलब तब होती है जब कभी भी किसी भी कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, उसकी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, तो उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्टैगनेंट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, स्टैगनेंट इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी लो पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जो अपने पाथ ऑफ डेवलपमेंट पर रुक जाए या पाथ ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सर स्टैगनेंट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्टैगनेंट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या विशेषताएं थी इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, हम गुलामी के पहले कितने अच्छे दिखते थे, क्या कंडीशन थी, उनके बारे में बताते हैं। 4 पॉइंट आपको बताऊंगा सर। पहला, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड फॉर द पीपल्स आवर country, around 85% economy drive the livelihoods directly or indirectly in agriculture sector। यहाँ पर बताया गया एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। अराउंड 85% लोग ऐसे थे जो इंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में, मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में वो इंगेज थे। और मेन सोर्स क्या था, पहला एग्रीकल्चर था जब तक हम गुलाम नहीं हुए थे। ठीक है, दूसरा, फार्मर राइज ओनली दोज क्रॉप्स
which he needed own use and shared the same with the village artisan who supplied him with the sample and manufacture needed for the domestic कंजम्पशन। हम उतने का ही उत्पादन करते थे या हम उतने ही क्रॉप्स का उत्पादन करते थे जितने की हमें जरूरत होती थी, जितना हम सेल्फ कंजम्पशन कर सके और साथ में हमारे विलेज में रहने वाले विलेज के आर्टिसन को खिला सके, बस उतने का ही उत्पादन करते थे, उससे ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं थी। ठीक है। तीसरा, इंडिया एंजॉय द इंसेक्टिव ट्रेड बोथ विद द कंट्री फॉर अनदर कंट्री एशिया एंड यूरोप। एशिया एंड यूरोप के बीच में जो ट्रेड था उसको इंडिया प्रॉपरली एंजॉय कर रहा था। जो भी ट्रेड हमारे एशिया और यूरोप के बीच में होते थे, व्यापार होते थे, उनको इंडिया प्रॉपरली एंजॉय करता था, उसके लिए पॉजिटिव था। इंडिया वॉज ए फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द ग्लोबल। पूरे विश्व में भारत सिर्फ एक चीजों के लिए फेमस था, एक चीज के लिए फेमस था, वो क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाथ से बनी हुई वस्तुओं के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा फेमस था। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए ही भारत को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, ज्यादा से ज्यादा उसको, ठीक है, इज्जत मिली, या मेन फेमस होने का कारण क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भारत का। ठीक है। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड द पर्पज ऑफ इकोनॉमी। इंडिया क्या था? वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। जितने भी चीजों का प्रोडक्शन करना है वो अपने लिए करना है, अपने पास उतना का उत्पादन हो जाए जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो सेल्फ डिपेंडेंट वाले लोग थे, ये इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। एक तरीके से इनको ज्यादा किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब ये हमारे कुछ पुराने पिक्चर्स हैं जिस तरीके से काम होते थे। ठीक है। आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहली चीज आती है सर, वो पहली चीज आती है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी सर? द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जमींदारी सिस्टम। पहला पॉइंट आपका लैंड टेन्योर सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। जमींदारी प्रथा 6, 7, 8, 9 में आपने पढ़ रखा होगा कि जमींदारी प्रथा क्या है। लैंड टेन्योर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर ज्यादातर फार्मर्स की जमीनें लेकर कुछ मेन जमींदारों को दे दी गई। जमींदारों का काम क्या था? उस पे होने वाले उत्पादन को उठाकर मैक्सिमम गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे कर देते थे। ठीक है। और किसानों को उतना ही दिया जाता था जितने में वो रह सके, खा सके और जी सके, उससे ज्यादा उनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो लैंड टेन्योर सिस्टम में क्या था? जो मेन किसान थे, जिनकी जमीनें थी, उनकी जमीनों को ट्रांसफर कर दिया गया एक नॉमिनल हेड को, एक जमींदार जिसे बनाया गया, और जमींदार उस पर होने वाले सारे उत्पादन को इकट्ठा करता था और ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कर देता था। ठीक है। तो यहाँ पर बताया लैंड टेन्योर सिस्टम इसी को बोलते हैं, कभी कभी पेपर में आता है। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। इस सिस्टम के दौरान क्या किया गया? जो भी ओनरशिप थी, मालिकाना हक जो भी था, उस सारे मालिकाना हक को ट्रांसफर कर दिया गया फार्मर टू जमींदार। किसानों से लेकर जमींदारों को दे दिया गया, किसानों से लेकर जमींदारों को दे दिया गया। इसको हम क्या बोलते हैं सर? जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। जमींदार वाज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड। जमींदार क्या थे? एक नाम मात्र के मालिक थे, नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड, हु कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, जो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इन अ फॉर्म ऑफ लगान, जो आपने लगान मूवी देखी थी, इन अ फॉर्म ऑफ लगान, एंड डिपॉजिट इनटू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ले जाकर उसको डिपॉजिट कर देते थे। इतना काम था। जमींदार collected the lakan from the farmers regardless to the economic condition of the zamindar and colonial government took over the initiative improve the strength and economic condition। ठीक है। सिर्फ जमींदार यहाँ पर क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, लगान को कलेक्ट करते थे, टैक्स को ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट या जमींदार कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते थे कि उनकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर्स, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके कोई स्ट्रेंथ इंप्रूव हो पाए, उनके स्ट्रेंथ के लिए कोई काम नहीं करते थे।
ठीक है, तो ये हमारी जमींदारी सिस्टम था। दूसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के दौरान क्या किया गया सर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपर्ली कॉमर्शलाइज कर दिया गया। कॉमर्शलाइज करने का मतलब होता है कि उनको एक तरीके से बताया गया कि आप कैश क्रॉप पे काम करिए, फूड जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको छोड़िए, फूड ग्रेन्स को छोड़िए, आप कैश क्रॉप पे काम करिए। ठीक है, कैश क्रॉप पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा सर पैसा आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक, आप अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। बहुत सारे लालच दिए गए उनको। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, it refers to the production crops of the cells rather than their self consumption। यहाँ पर बताया गया आप प्रोडक्शन करिए उन क्रॉप्स का जिनको बेचा जा सके, ना कि खुद खाने पे, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने खाने पीने पर ध्यान मत दीजिए। आप ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए जो आपको चल के पैसा ज्यादा दे, कैश क्रॉप्स पे काम करिए रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, फार्मर गिव द हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। फार्मर को बोला गया कि अगर आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए सर, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मर गिव द हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप कैश क्रॉप्स का कैश क्रॉप्स को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। लाइक जूट, कॉटन, इंडिगो, नील की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, जूट कॉटन की खेती करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। so that they can use them as a raw material of the British industry। और वो हमको यूज करना चाहते थे ब्रिटिश के रॉ मटेरियल के लिए, कि मैं उनके एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूं और रॉ मटेरियल दूंगा, फिनिश गुड बना के लाके भारत को ही बेच के जाऊंगा, टेंशन ना लो। सिर्फ रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर इस तरीके से कर रहे थे। तीसरा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। बहुत ज्यादा कम क्यों थी? प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी जो हम काउंट करते हैं पर हेक्टेयर लैंड पे करते हैं। कॉलोनियल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। बहुत ज्यादा कम थी एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। क्यों कम थी? रीजन क्या था? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। किसी प्रकार की सिंचाई का संसाधन नहीं था। भगवान बरसो तभी तो जो है खेत सिंचेंगे। यहाँ पर लोग डिपेंड ऑन गॉड थे, मतलब भगवान के ऊपर जो है क्या नाम है डिपेंड रहते थे कि प्रभु जब बरसेंगे तभी जो है खेतों की सिंचाई हो सकती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, किसी भी प्रकार का हाई वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन प्रोसेस था। कभी भी अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी तो फसल खराब हो जाती थी, बारिश ना होने से सूखा पड़ जाता था तो फसल खराब हो जाती थी। तो बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी? कम थी। मेन 4 चीजों को दिमाग में रखना है कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सिंचाई का कोई संसाधन आपके पास नहीं था। दूसरा, अनसर्टेन प्रोसेस था, कभी ज्यादा बारिश हो जाए या कभी अचानक सूखा पड़ जाए। तीसरा, हमारे पास कोई हाई वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। चौथा, हमारे पास किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से हम अपने फूड ग्रेन्स को और बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सके या खेती को बेहतर बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक, तो ये हमने पढ़ा इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो भारत को उदय की ओर ले जा सकता था। भारत के उदय के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर भी हालात खराब थे हमारे। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या गुलामी के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी उसके बारे में बात करते हैं सर। पहला, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या थी? प्रॉपर्ली डिक्लाइन हो चुकी थी, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। भारतीयों के जो भी फेमस प्राइड थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में ब्रिटिशर ने क्या किया? पूरी तरीके से क्या कर दिया? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड फोर्स टू द पीपल्स इंडिविजुअल्स। ज्यादातर पीपल्स को फोर्स किया, फोर्सफुली समझाया कि ऐसा है कि आपको क्या करना है? एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़िए, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को छोड़िए और मूव कर जाइए किस सेक्टर में सर? इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव कर जाइए। देन द बेसिक मोटिव फॉर द ब्रिटिशर रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और मेन फोकस क्या था? मेन टारगेट क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा हमको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब इंडस्ट्रीज को खत्म कर देना है। ठीक है, इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से खत्म करना है। जितने भी फार्मर्स हमारे, ठीक है, या जितने भी हमारे, ठीक है,
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सब लोगों को प्रॉपरली आपको क्या करना है सर, उन सब को फोल्ड करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब इनका नारा था कि खेती बाड़ी की तरफ चलो, ना कि आप ठीक है इंडस्ट्रीज पे चलो, मतलब किसी भी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। ठीक है, पहला आगे लिखा है टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द रॉ मटेरियल सप्लायर इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश के लिए इंडिया एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर के तौर पे यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, डेवलप इंडिया एज अ मार्केट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ब्रिटिश जनरेट कर रहा है उन सब के लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही था। मतलब क्या है, रॉ मटेरियल भी मुझसे ही लेके जाना है, फिनिश गुड मुझे ही बेच के जाना है, और ऐसा करने में ब्रिटिशर सफल भी रहे। डिस्क्रिमिनेट द टैरिफ पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। किस तरीके से किया सर, आप ब्रिटिशर हैं, आप किसी भी सामान को इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सर आपकी बाप की सरकार है, जब मन के सामान को इंपोर्ट करिए, जब मन के एक्सपोर्ट करिए, किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन बाय द वे आप इंडियन हैं, किसी सामान को इंपोर्ट करना चाहते हैं या किसी सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको हैवी टैक्सेस पे करने होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना होगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे। और इसी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत एक और स्टेप में बढ़ाया इन्होंने। क्या किया, डिस्क्रिमिनेट द टैरिफ पॉलिसी। द ब्रिटिशर इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड द, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर क्या क्या फॉलो कर रहे थे, पहले फ्री ट्रेड एंड और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंट्री, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर आप ब्रिटेन से हैं, मतलब ब्रिटिशर हैं, आप अंग्रेज हैं, तो आपके लिए फ्री ट्रेड है, आपको किसी भी तरीके से ट्रेड पे कोई रोक टोक नहीं है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए फ्री है, किसी प्रकार से इंपोर्ट करिए एक्सपोर्ट करिए, प्रॉपरली फ्री है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन कोई भी सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को फ्री है, कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस ऑफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अगर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यू टू विच इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट द लूजिंग प्राइड एंड प्लेस। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जो मार्केट थी वो क्या हो गई सर, डाउन होने लगी, और अपने जो प्राइड था उसको लूज करने लगे, मतलब जो हमारा स्वाभिमान था, वर्चस्व था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको खत्म होने की कगार पे आ गया। ठीक है, तीसरा था कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारा जो कंपटीशन था वो मशीन मेड प्रोडक्ट से था। मशीन मेड प्रोडक्ट इन द सेंस कि अब भारत के जो मैन्युफैक्चरर थे, भारत के जो लोग थे, वो कपड़ों को हाथ से बनाते थे, जुल्हा बुनकर वो हाथ से बनाते थे, उनको बहुत समय लगता था, एक पैटर्न को बनाने में एक बहुत समय लगता था। लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन हुआ, मशीन में एक टाइम पे हजारों यूनिट का प्रोडक्शन किया जा सकता था, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होना स्टार्ट हुआ। एक और चीज, द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट टू द डिक्लाइन व्हेन इट फेसेस द कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होना स्टार्ट हुई, उसको एक कंपटीशन फेस करना पड़ा सर, किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट से। जब मशीन मेड प्रोडक्ट को कंपटीशन फेस करना पड़ा तो उसका लॉस क्या हुआ, दे आर लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल, बहुत कम कॉस्ट में आसानी के साथ अवेलेबिलिटी हो जाना। ठीक है, इंडियन क्राफ्टमैन एज फॉर बिहाइंड द स्पीड ऑफ मशीनरी एंड हेंस द ओनली अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द शॉर्ट डाउन द एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इस ज्यादा इंडियन क्राफ्टमैन के पास इतनी स्पीड के साथ काम करने वाली मशीनों की अवेलेबिलिटी थी नहीं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई अल्टरनेटिव था नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी एंटरप्राइजेस को एक समय बाद बंद करने का डिसीजन लिया कि अब हम इसको नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब हमारे पास किसी भी तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से सामान को अगर इंपोर्ट भी करना चाहते तो हम उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, जितने की मशीन नहीं होती उससे ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ जाता। इस वजह से कोई बड़ी इंडस्ट्री ना होना भी एक बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रिफर्स टू द दोज इंडस्ट्री विच आर कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफ मशीनरी टूल्स। ठीक है, हम यहाँ पर क्या, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पर हम क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके मशीनरी टूल्स को, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे बड़े संसाधन नहीं थे। ठीक है, कि जिनकी वजह से हम क्या कर सके सर, बेसिक तौर पर हमको पता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर क्या, कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होगी, मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, उस चीज को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। पांचवा, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। बार बार मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन होता तो बहुत इजी
वे में क्या करते थे सर, पैटर्न चेंज हो जाते थे। जैसे हम क्या होता है, कपड़े खरीदने जाते हैं तो गोल गले की टी शर्ट, ठीक है, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, या तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन पैटर्न, पैटर्न बहुत तेजी के साथ बदल रहा था तो डिमांड ज्यादा होती थी, ठीक है। तो जब नए नए पैटर्न्स की डिमांड होती थी तो जो इंडियन क्राफ्टमैन थे वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमारे क्राफ्टमैन ने अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे। निगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे निगेटिव इफेक्ट क्या था, क्योंकि इसका यूज सिर्फ ब्रिटिशर कर सकते थे, इंडिया के लोग नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या था, ऑल थ्रू जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जिन भी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, रॉ मटेरियल को ले जाना और रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, फिनिश गुड्स को ले आना, दोनों ही के लिए क्या था, रेलवेज इंपैक्ट डाल रहे थे, क्योंकि ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह से गुड्स या आर्मी को मोबिलाइजेशन हो पा रहा था। तो इस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट था। रेलवे जो है क्या नाम, ब्रिटिशर के लिए पॉजिटिव था, इंडियन के लिए नेगेटिव इंपैक्ट काम कर रहा था एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो आसानी के साथ सामान को अगर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, मोबिलाइज हो जा रहा है, तो कम टाइम में ज्यादा जगह पर पहुंचना आसान हो चुका था ब्रिटिशर के लिए। इसलिए भारत के लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट था, क्योंकि जब ब्रिटिशर जो है क्या नाम, सामान को मोबिलाइजेशन इजी कर लेते थे, इंडियन को क्या था, वो बेचारे एक दिन एक बार लाद के निकलते थे, उनको बहुत समय लगता था, ठीक है, लेकिन इनको टाइम कम लगता था, बहुत कम टाइम में सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट इंडियंस के लिए था, ठीक है। तो हमने इसके अंदर दो पॉइंट देखे, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा और इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, ठीक। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने, ठीक है, मतलब प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको बताया फीचर्स, कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। पार्ट ए आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।